आज मैं नर्नेस्ट इक्वेशन पढ़ाने वाला हूँ। अब क्योंकि ये नर्नेस्ट इक्वेशन एक इक्वेशन है, मतलब कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो इसमें ज़रूर न्यूमेरिकल्स भी बहुत होंगे। तो हाँ, ये रियलिटी है कि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं और वो थोड़े टिपिकल भी हैं करना। आप जस्ट मुझे फॉलो कीजिए, जितनी भी प्रॉब्लम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड हैं, मैं सारी सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले नर्नेस्ट इक्वेशन पर ही नहीं चलना है, पहले अपने बेसिक फंडेज को ठीक कर लेना है। अब देखिए, ये मैंने जो टॉपिक डाला है नर्नेस्ट इक्वेशन, इसमें मैं दो बातें एरो डालकर दिखा रहा हूं। एक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो मतलब नर्नेस्ट इक्वेशन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है, और दूसरी चीज नर्नेस्ट इक्वेशन से निकाला जाता है सेल पोटेंशियल। तो दोनों चीजें, सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों को निकालने में नर्नेस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल होता है। अब आप सबसे पहले ये सीखेंगे कि आखिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज है और सेल पोटेंशियल क्या चीज है, मतलब ये दो कौन सी चीज है जिनका इस्तेमाल नर्नेस्ट इक्वेशन में किया जाता है। अब ये वही एक सिंपल डिवाइस है, इसे जितना ये सिंपल हो सकता है उतना सिंपल लिया है। डैनियल सेल है ये। वैसे ये एक गैल्वेनिक सेल है, लेकिन क्योंकि इसमें जिंक और कॉपर हाफ सेल ली गई है, इसलिए गैल्वेनिक सेल जिनमें जिंक और कॉपर हाफ सेल ली गई है उसे डैनियल सेल कहते हैं। अब यहां जो हो रहा है वो कुछ ऐसा है कि ये जिंक की इलेक्ट्रोड है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल वर्जन पढ़ेंगे इसका वर्किंग का। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसकी ये इलेक्ट्रोड है, जिसमें जिंक है, और जिंक कैटायन बना रहा है। जिंक कैटायन बना रहा है, यानी जिंक अपना ऑक्सीडेशन नंबर 0 से, अभी तो जिंक पर कोई चार्ज नहीं है, 0 से +2 कर रहा है। मतलब जिंक कैटायन बनाता है, तो साथ में क्या लॉस करने पड़ते होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो जिंक कैटायन बना के सॉल्यूशन में आ जाता है। नीचे सॉल्यूशन में पहले से जिंक सल्फेट है, और मैं लिख देता हूं कितना जिंक सल्फेट है, 1 मोलर जिंक सल्फेट। अब 1 मोलर का मतलब समझ लेते हैं। 1 मोलर का मतलब है कि 1 मोल जिंक सल्फेट है हर लीटर सॉल्यूशन में। मतलब ऐसा सॉल्यूशन 1 लीटर लिया जाए तो उसमें 1 मोल जिंक सल्फेट मिलेगा। सेम यहां मैंने लिख दिया 1 मोलर, ये भी जिंक सल्फेट है। ओह सॉरी, कॉपर सल्फेट है ये, तो कॉपर सल्फेट ये लीजिए। क्या ये 1 मोलर चीज इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मैं जो भी चीज यहां करूंगा, जो भी चीज मैं यहां निकालूंगा वो स्टैंडर्ड कंडीशन में होगी। पहले मैं नर्नेस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं कि नर्नेस्ट इक्वेशन के लिए क्या पता होना जरूरी है। तो पहले इस पर फोकस कीजिए कि सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन 1 मोलर है। ठीक है जी, बिल्कुल डीपली ये बात माइंड में रखनी है। टेम्परेचर है 298 केल्विन। अब ये स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई, स्पेसिफिक कंडीशन हो गई सेल के लिए। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, जो ये इलेक्ट्रॉन थे ये मूव करके इस तरीके से वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर गए, यहां से होते हुए। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, ले रहा है कोई, कौन ले रहा है? कॉपर कैटायन। कॉपर कैटायन कैसे ले रहा है? ये इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं इस इलेक्ट्रोड पर, तो कॉपर कैटायन जाकर इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो रिएक्शन तो आपको पता है कि दोनों साइड है। जिंक कैटायन भी बना रहा है, रिवर्स में भी हो रही है। कॉपर कैटायन कॉपर बना रहा है, रिवर्स में भी हो रही है। मगर हम उन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जो फास्ट है। तो यहां पर ये वाली रिएक्शन फास्ट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। लॉस होने वाले इलेक्ट्रॉन यहां चले जाते हैं और कॉपर कैटायन इन्हें एक्सेप्ट करता है, यानी कॉपर बनाता है। अब कॉपर कैटायन, जब ये इलेक्ट्रॉन, देखो ऐसे मार्क कर लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं, कॉपर कैटायन इन्हें एक्सेप्ट करके कॉपर बनाता है। तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है जिंक का, तो यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। वैसे भी इलेक्ट्रॉन राइट साइड में लिखे हुए हैं, तो राइट साइड में इलेक्ट्रॉन लिखे होते हैं तो वो किसमें होता है? ऑक्सीडेशन। यहां इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, कॉपर कैटायन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये हो गया रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जहां ऑक्सीडेशन होगा उस हिस्से को बोलोगे एनोड, और ऑक्सीडेशन एनोड वाली जगह होगी नेगेटिव। जिस हिस्से पर रिडक्शन होगा उसे बोलना है कैथोड। कैथोड का साइन से लेना देना नहीं है। दरअसल ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है और ऑक्सीडेशन वाले को ही एनोड बोलते हैं, रिडक्शन वाला पॉजिटिव, रिडक्शन वाले को कैथोड। अब देखिए
मुझे इस सेल का वोल्टेज निकालना है, तो मैं यहां पर वोल्ट मीटर लगाऊंगा और वोल्ट मीटर का नेगेटिव हिस्सा देखिए इस तरफ है और पॉजिटिव इस तरफ। तो ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। अब वोल्ट मीटर लगाकर मैं सेल पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, मगर यहां पर एक बात समझिए कि जो ये V है ना, V, ये V एक्चुअली में ये V वोल्टेज है, वोल्टेज ऑफ सेल। अब वोल्टेज जो होती है उसे कहते हैं सेल पोटेंशियल। तो अगर वोल्टेज आप सेल का निकाल रहे हैं तो वो कहलाएगा सेल पोटेंशियल। बहुत ध्यान से आप मेरी बात समझना। और क्योंकि जो वोल्टेज आप निकाल रहे हैं वो उस सेल की निकाल रहे हैं जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो अगर 1 मोलर सॉल्यूशन लोगे 298 केल्विन पर, तो जो वोल्टेज होता है ना वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो जाता है। तो इस समय हम जो भी वोल्ट मीटर लगा के निकालेंगे, जो चीज भी हम वोल्ट मीटर लगा के निकालेंगे वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहलाएगा। अब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का ये साइन होता है E नॉट। नॉट क्यों समझ रहे हो ना, नॉट का मतलब ये नॉट NOUGHT, नॉट का मतलब आप क्या निकाल रहे हैं, आप निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब वोल्टेज सेल पोटेंशियल, थोड़ा सा भी किसी बच्चे ने अगर ये चैप्टर या 11th की या 10th की साइंस पढ़ी है तो उसे इतना पता होता है कि जो वोल्टेज होती है ना, ये वोल्टेज होता है एक्चुअली में E नॉट सेल। वोल्टेज जो होती है इसे ऐसे निकाला जाता है, E हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, ऐसे निकाला जाता है। ये देखिए हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। अब हाई पोटेंशियल को जरा इलैबोरेट करके लिखते हैं, हाई रिडक्शन पोटेंशियल और हाई रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लो रिडक्शन पोटेंशियल। तो हाई रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लो रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए, अगर मुझे वोल्टेज निकालनी है तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं, एक हाफ सेल का दूसरी हाफ सेल से पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके लिए मुझे दोनों हाफ सेल का, हाफ सेल मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों हाफ सेल का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे दोनों हाफ सेल का पता होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल। लो किसका है, लो है इसका लो रिडक्शन पोटेंशियल, लो इसका है लो रिडक्शन पोटेंशियल, और ये हाई रिडक्शन पोटेंशियल। मुझे कैसे पता चला इसका लो है? देखिए, इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई की ओर फ्लो करते हैं, पहली बात तो ये है। या दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन करंट की होती है और करंट हमेशा हाई से लो की ओर जाता है। तो इसका मतलब कि ये हाई पोटेंशियल वाली इलेक्ट्रोड है और ये लो। अब मुझे अगर इसका पोटेंशियल पता हो तो मैं इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में से इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल माइनस करके वोल्टेज निकाल लूंगा। अब बच्चे कहेंगे वोल्टेज तो वोल्टमीटर बता रहा है, मगर बेटा पेपर में मैं वोल्टमीटर नहीं लगाऊंगा ना, पेपर में तो मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करूंगा, तो उसके लिए मुझे ये डिफरेंस निकालना पड़ेगा, वोल्टमीटर मेरे काम नहीं आएगा। अब हाई रिडक्शन पोटेंशियल का साइन क्या है देखिए, पहले आप हाई रिडक्शन पोटेंशियल देखो। रिडक्शन का मतलब होता है, रिडक्शन शब्द का मतलब होता है, अभी मैं इसे भी हटा देता हूं, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिसमें हाई टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वो यहां, और जिसमें लो टेंडेंसी है, लो टेंडेंसी, तो मतलब मुझे यहां टेंडेंसी लिखनी है, लो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो मतलब जो वोल्टेज होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी का डिफरेंस होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस हिस्से से इस हिस्से में जा रहे हैं, तो मतलब इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हाई है। देखिए यहां एक्सेप्ट हो रहे हैं ना, ये लॉस कर रहा है और ये एक्सेप्ट,
तो जो हिस्सा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हाई है, और जो हिस्सा इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी लो है। देखिए LRP लो रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी लो है तो लॉस करने की हाई होगी। तो इसलिए जिसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी लो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हाई है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब ये जो साइन है, देखिए इसके जो साइन है वो साइन होते हैं E नॉट कैथोड, तो हाई वाले को क्या बोलते हैं कैथोड, माइनस E नॉट एनोड, और लो वाले को एनोड। तो E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब इसका एक साइन होता है, इसका मतलब ये अलग अलग साइन है, ये है सेल पोटेंशियल, यहां सेल लिखा है ना, और ये कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब E नॉट को कैसे लिखना है, E Zn2 प्लस, कैथोड Cu है ना, तो Cu2 प्लस से Cu बनने की टेंडेंसी। अब Cu2 प्लस से Cu, यहां क्या बन रहा है Cu2 प्लस से Cu, तो मैंने लिखा है Cu2 प्लस से Cu बनने की टेंडेंसी। अब Cu2 प्लस से Cu बनने की टेंडेंसी को, मतलब ये जो साइन है ये एक्चुअली में क्या है, ये है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन सी इलेक्ट्रोड का, उस वाली का, राइट वाली का, माइनस E नॉट Zn2 प्लस Zn। अब आप यहां देखिए, यहां Zn से Zn2 प्लस बन रहा है, मगर मैं लिख क्या रहा हूं Zn2 प्लस से Zn, उल्टा ही लिख रहा हूं। मतलब मैंने इन दोनों को रिडक्शन की फॉर्म में लिखा है, जैसे Cu2 प्लस Cu बन गया। अगर मान लो Cu2 प्लस Cu बन रहा है तो +2 से चार्ज 0 हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं ना, जब इलेक्ट्रॉन लोगे तभी तो चार्ज घटेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और यहां भी एक्सेप्ट। तो मैंने ये जो टेंडेंसी लिखी है ये टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन लिखी है। तो जब भी आप ये साइन लिखेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, जब भी आप ये साइन लिखेंगे तो ये साइन रिडक्शन की फॉर्म में होने चाहिए, 2 प्लस से Cu, Zn2 प्लस से Zn। बेशक इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और इसका रिडक्शन, मगर दोनों को ही किस फॉर्म में लिखा है, रिडक्शन की, क्योंकि हम जो डिफरेंस निकाल रहे हैं वो इनके रिडक्शन पोटेंशियल में निकाल रहे हैं। अब ये टेबल काम आएगी, ये टेबल हमारे काम इसलिए आ सकती है क्योंकि कंसंट्रेशन 1 मोलर है। अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो तो ये टेबल हमारे किसी भी काम नहीं आएगी। तो कंसंट्रेशन 1 मोलर होने पर ही मैं E नॉट सेल इस टेबल से निकाल सकूंगा, जो कि बुक में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से दी हुई है। अब अगर मैं इस टेबल में कॉपर की वैल्यू देखूं तो कॉपर को रिडक्शन करके लिखा हुआ है ना, Cu2 प्लस से Cu, तो कॉपर रिड्यूस हो गया है, तो कॉपर की वैल्यू कितनी है 0.34, तो मैंने लिख दी 0.34 वोल्ट। और अगर मैं जिंक की वैल्यू देखूं, देखो जिंक भी रिडक्शन फॉर्म में है, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76, तो माइनस माइनस प्लस, तो अब इस सेल की वोल्टेज आ गई 1.10 वोल्ट। तो यहां से मैं आपको दो चीजें सिखा रहा हूं कि एक तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या काम है। इस सीरीज का काम है जब कंसंट्रेशन 1 मोलर हो तो इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से इस पूरी सेल का पोटेंशियल निकाला जा सकता है। तो पहले, सबसे पहले आप टेबल के इस्तेमाल से E नॉट सेल निकालना सीखेंगे अलग अलग सेल्स के लिए। चलिए मैं कुछ अलग अलग सेल्स लेता हूं और आपको टेबल के इस्तेमाल से E नॉट सेल निकालना सिखाता हूं। अब ये मैंने एक और सेल बनाई है जिसमें मैंने राइट हैंड साइड में सिल्वर और सिल्वर आयन लिए और लेफ्ट हैंड साइड में क्रोमियम की इलेक्ट्रोड और ये क्रोमियम आयन लिए। कंसंट्रेशन वही 1 मोलर है और 298 केल्विन टेम्परेचर है। तो ऐसी सेल का जो सेल पोटेंशियल होगा, जिसे मैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलूँगा E नॉट। स्टैंडर्ड इसलिए बोल पा रहा हूँ मैं क्योंकि कंसंट्रेशन 1 मोलर है। तो मैं इसमें E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। तो एक बार हम इन दोनों तीनों चीज़ों को एक बार फिर से बोलते हैं। ये क्या है? ये है सेल पोटेंशियल, पूरा नाम है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। हमेशा ये स्टैंडर्ड नहीं होता है, जब नॉट ला लगा हो तो ये सिर्फ सेल पोटेंशियल होता है, नॉट लगा है तो ये स्टैंडर्ड सेल
पोटेंशियल है फिलहाल। अब मैंने एक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाई है जिसमें मैंने कैथोड एनोड चेंज कर दिए हैं। ये मैंने सिल्वर की इलेक्ट्रोड ली है, सिल्वर आयन है, क्रोमियम की इलेक्ट्रोड है, क्रोमियम आयन है, कंसंट्रेशन 1 मोलर है। करना क्या है, सेल पोटेंशियल निकालना है, मगर जो सेल पोटेंशियल निकालेंगे वो कौन सा होगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्यों होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन 1 मोलर है और ऐसा सेल पोटेंशियल बड़ी आसानी से निकल जाता है। बस आपको कैथोड और एनोड की जानकारी हो, बस इतना पता हो कौन सी चीज कैथोड है और कौन सी एनोड है। चलिए फिर भी एक काम करते हैं, पहले मैं यहां एक रिएक्शन लिखता हूं, जो मेन रिएक्शन यहां पर हो रही है। यहां हो क्या रहा है, क्रोमियम Cr3+ बना रहा है, Cr3+ और 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। Ag+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और Ag बना रहा है। यहां मेनली हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, और यहां मेनली हो रहा है रिडक्शन। अब जैसे अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, जब आप स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालते हैं तो आपको रिएक्शंस को बैलेंस करने की कोई नीड नहीं होती है, फुल इक्वेशन लिखने की भी नीड नहीं होती है। लेकिन 1 मिनट के लिए हम इसकी फुल इक्वेशन लिखते हैं। तो यहां ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो Cr3+ 3 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो Ag+ E- Ag। तो यहां अगर मैं इन दोनों सेल्स को जोड़ता हूं तो मुझे यहां 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन बराबर हो सकें। अब मैं लिखूंगा Cr+3Ag+, ठीक है जी, एरो Cr3+ और +3Ag। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहां गए, ये कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि ये भी 3 हो गए थे, ये भी 3 हो गए थे। ये फुल रिएक्शन है इसकी। तो इस फुल रिएक्शन में ही दिख रहा है कि क्रोमियम का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, चार्ज बढ़ रहा है, सिल्वर का हो रहा है रिडक्शन, तो चार्ज घट रहा है। तो जहां रिडक्शन होता है, अब समझिए रिडक्शन कहां हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है सिल्वर का, तो सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, तो ये आपका हो गया सिल्वर कैथोड। अब लिखना कैसे, Ag+ से Ag रिडक्शन की फॉर्म में। यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मगर लिखना किस फॉर्म में, रिडक्शन की फॉर्म में। कैसे, Cr3+ से Cr0। अब इसमें से इसे माइनस कर दीजिए। चलिए एक बार इसे पढ़ते हैं कि ये क्या है। हम निकाल रहे हैं सेल पोटेंशियल, ये लिखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिल्वर का, ये लिखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रोमियम का। कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये है आपका रिडक्शन पोटेंशियल, SRP, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम। अब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में मेजर किए गए थे जब मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल पढ़ाया था। इनकी वैल्यूज ये रही सारी जो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में मेजर की गई है। अब आप सिल्वर की वैल्यू उठाकर देखिए 0.80। आप देख रहे हैं कि बेशक मैंने रिएक्शन जब बैलेंस की है तो यहां 3 की मल्टीप्लाई की है, मगर मैं यहां इन वैल्यूज में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। E0 सेल में किसी भी चीज की मल्टीप्लाई नहीं करनी है। Cr3+ से Cr -0.34 है, यहां माइनस से प्लस हो जाएगा, ये 0.74 वोल्ट, ये आपका आ गया E0 सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो सबसे पहले आप अपने घर पर किन्हीं भी 2 सेल को लीजिए। देखिए जैसे मैं एक सेल बनाऊंगा अभी एल्यूमिनियम और ये गोल्ड के बीच, मान लीजिए ऐसे बनाता हूं मैं, एल्यूमिनियम और गोल्ड के बीच एक सेल बनाते हैं, और मैं उसका सेल पोटेंशियल निकाल कर दिखाता हूं। चलिए मैं इसे रफ करता हूं एक बार। तो ये कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए मुझे ऐसे करके एक इक्वेशन दिया है। आप इक्वेशन को भी मत मानिए, आप ये बताइए कि आप इन दोनों इक्वेशंस को उतार लीजिए। जैसे Al3+ +3 इलेक्ट्रॉन, एरो Al सॉलिड। इस इक्वेशन को उतार लीजिए, गोल्ड 3+ +3 इलेक्ट्रॉन गोल्ड।
अब ये रिडक्शन पोटेंशियल उतार लीजिए 1.40 वोल्ट, और ये उतार लीजिए रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 1.66 वोल्ट। अब ये जो दिया है ये है ई नॉट, ठीक से लिखते हैं ई नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म में Al3+ से Al, यानी रिडक्शन की फॉर्म में लिखना है ना, माइनस 1.66 वोल्ट। अब ये जो दिया है ये दिया है Au3+ से Au, और ये लिखा है आपका कितना, ये रहा 1.40 वोल्ट, 1.40 वोल्ट। ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है दोनों का। अब आप ये देखिए कि क्या दोनों में रिडक्शन होगा? नहीं, एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होगा और एक में रिडक्शन। पहले मुझे पहचानना है कि किस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होगा। देखिए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, ये हाई वैल्यू है, ये लो है, नेगेटिव लगा हुआ है ना, ये पॉजिटिव है, ये हाई है। जिसका हाई होता है वो एक्ट करती है कैथोड की तरह, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है वो सेल एक्ट करती है एनोड की तरह। तो मैं इसे एनोड वो हिस्सा होता है जहां होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड वो हिस्सा होता है जहां होता है रिडक्शन। तो मैं इस रिएक्शन को, जिसे मैंने रिडक्शन फॉर्म में लिखा है, इस वाली जगह पर अगर मैं इन दोनों हाफ सेल्स को मिलाऊंगा तो इस सेल में रिडक्शन नहीं बल्कि इसमें क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। तो पलट के लिख दीजिए Al3+। अब ये ऑक्सीडेशन फॉर्म में है, क्यों? क्योंकि अब ये 0 और ये +3, यानी चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो ये अब ऑक्सीडेशन की फॉर्म में आ गई है। सेम आप अब गोल्ड वाली को पलटना नहीं है, क्योंकि जो हाई पोटेंशियल वाली वैल्यू है उसमें तो रिडक्शन ही होगा, वो कैथोड होगी और रिडक्शन, तो ये रिडक्शन फॉर्म में ही लिखी रहने देनी है। Au3+ +3 इलेक्ट्रॉन Au। अब आप इसकी रिएक्शन जोड़ लीजिए, Al प्लस Au3+, इलेक्ट्रॉन बराबर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, पहले से ही बराबर है Al3+ Au। अब ये रिएक्शन होती हो या ना होती हो, अगर ये होती तो ये ऐसे होती और ऐसे इसे लिखा जाता। अब मैं इसका अगर ई नॉट सेल निकालूंगा तो ई कैथोड आगे लिखूंगा। अब कैथोड कौन है? गोल्ड, तो Au3+ Au, और एनोड पीछे लिखूंगा, और एनोड कौन है? सिल्वर, एल्यूमिनियम, Al3+ से Al। अब ध्यान दीजिए मैंने इसे किस फॉर्म में लिखा है? रिडक्शन, चार्ज घट रहा है 3+ से 0, रिडक्शन। हालांकि यहां हो क्या रहा है? ऑक्सीडेशन, मगर मैंने इसे लिखा किस फॉर्म में? रिडक्शन। ये बात नोट करके रखना कि हम जो सेल पोटेंशियल निकालते हैं, सेल पोटेंशियल का डिफरेंस होता है दो हाफ सेल के, तो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो, तो जो पोटेंशियल्स लेने होते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं, यानी हाई रिडक्शन पोटेंशियल में से लो रिडक्शन पोटेंशियल। तो बेशक सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है, मगर हम ये वैल्यू कौन सी लिखेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल वाली। तो ये Au3+ Au कितना है ये? अब ये टेबल में से देख लीजिए 1.40 वोल्ट, और ये माइनस में था, अब ये प्लस हो जाएगा, ये रहा माइनस प्लस 1.66 वोल्ट। तो ये ऐसे निकालना सीखना है आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। एक बार आप टेबल के इस्तेमाल से स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना सीख लीजिए। वैसे बड़ा आसान है। अगर आपसे कोई कहे कि आयरन और कोबाल्ट के बीच एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनानी है तो आपको जस्ट कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए, जो वैल्यू हाई है ये तो है कैथोड, जो लो है वो है एनोड। कैथोड वाली में से एनोड वाली माइनस कर दीजिए। हमेशा रिएक्शन लिखकर ऐसा कीजिए जिससे आपको रिएक्शंस को जोड़ना और लिखना आ जाए। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मैं इस बार क्लोरीन और जिंक लेता हूं, या क्लोरीन और मैं आयरन, इन दोनों की रिएक्शन को जोड़ता हूं। ठीक है ना? इन रिएक्शंस को मैं जोड़ के लिखता हूं। पहले आप इसे नोट डाउन कर लेना। अब देखिए,
तो अब सबसे पहले ये Cl2 दोनों रिएक्शंस उतार लीजिए, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो 2Cl माइनस, ये उतार लीजिए Fe। आप अपनी मर्जी से कोई भी रिएक्शन उतार लीजिए, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Fe। अब इनका रिडक्शन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है 1.36 और ये 0.44। तो देखना लिखने का तरीका देखना E नॉट। अब लिखने का तरीका देखना कि रिडक्शन फॉर्म में लिखना है, तो रिडक्शन फॉर्म कैसी होगी, Cl2 से Cl माइनस, इलेक्ट्रॉन गेन हुए ना, गेन होने पर ही तो चार्ज घटा, नेगेटिव चार्ज आया। अब यहां देखना Fe2 प्लस से Fe, इसे भी किस फॉर्म में लिखा है, रिडक्शन। ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 1.36 और ये है माइनस 0.44, 1.36 वोल्ट प्लस में माइनस 0.44। कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, ये हाई है, तो ये हो गया आपका कैथोड, हाई वाला कैथोड। और कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन। और लो कौन सा है, ये लो है। अब लो वाला क्या होगा, एनोड। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब वैल्यूज को कैसे माइनस करना है, वैल्यूज को माइनस करना है E नॉट सेल, जो एनोड वाली वैल्यू है, कैथोड वाली आगे, तो कैथोड कौन है, क्लोरीन, तो E नॉट Cl2 Cl माइनस। अब मुझे कैसे पता चला क्लोरीन कैथोड है, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल इसके कंपेयर में हाई है, माइनस E नॉट Fe2 प्लस Fe, ये भी रिडक्शन फॉर्म में। अब आप जस्ट वैल्यूज डालिए, देखिए मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, ना कोई रिएक्शन लिखी है, कुछ भी नहीं किया है। लेकिन हालांकि अगर आपको रिएक्शन लिखनी होती, ये वोल्टेज निकल जाएगा जोड़ते ही, अगर आपको रिएक्शन लिखनी होती तो आप जो रिएक्शन जिसका हाई है उसका तो होगा रिडक्शन। तो क्या यहाँ रिडक्शन फॉर्म में दिख रही है ये, हाँ ये रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ले रहा है ना इलेक्ट्रॉन। ये लो वाली, लो रिडक्शन पोटेंशियल वाली होगी एनोड। एनोड पर क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। मगर ये किस फॉर्म में लिखी है, ये भी रिडक्शन फॉर्म में लिखी है, तो इसे पलट के लिखिए Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये एज इट इज लिखिए Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Cl माइनस 2Cl माइनस। अब देखिए, अब इन्हें जस्ट आप ऐड कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट ना हो तो इन्हें बराबर कर लेना है, पहले बैलेंस करना है मल्टीप्लाई करके। Fe प्लस Cl2 एरो Fe2 प्लस 2Cl माइनस। तो ये इस तरीके से रिएक्शंस चलती हैं। अब आगे हम नर्नेस्ट इक्वेशन से सेल पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। यही चीज सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड नहीं होगा वो सेल पोटेंशियल, वो सेल पोटेंशियल नॉर्मल सेल पोटेंशियल होगा। और उस समय हम इन टेबल वाली वैल्यूज का इस्तेमाल सेल पोटेंशियल निकालने के लिए नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब सीधा नर्नेस्ट इक्वेशन पर चलते हैं। नर्नेस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल फिर से एक बार मैं लिखूं क्या निकालने के लिए होता है। नर्नेस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल E नॉट Mn प्लस Mn, इसका तो मतलब हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या निकालने के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहले आप अपने माइंड में ये चीज डाल लीजिए कि नर्नेस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए निकालने के लिए होता है। फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम क्या निकालते हैं, सेल पोटेंशियल। तो चलिए एक बार मैं सेल पोटेंशियल का साइन लिख दूं, E नॉट सेल, ये रहा सेल पोटेंशियल का साइन E नॉट सेल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का साइन है। देखिए ये बिल्कुल वैसे ही डैनियल सेल है, मगर यहां कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है। तो मतलब इस सेल की वोल्टेज मैं टेबल से नहीं निकाल पाऊंगा। टेबल में जो वैल्यू दी होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की, वो तब दी होती है जब कंसंट्रेशन 1 मोलर हो। टेम्परेचर यहां भी 298 केल्विन ही है। अब अगर मान लो कि मैं इस सेल का ई सेल यानी कि वोल्टेज निकालने चलता हूं। मैंने नॉट नहीं लगाया यहां पर, देख रहे हैं।
तो मतलब नॉट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नहीं है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कब निकलता है, जब कंसंट्रेशन 1 मोलर हो। तो मैंने ई सेल लगाया। अभी ई सेल लगा के क्या निकलता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब एक बार आप इसे बोलेंगे क्या है ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, और ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस कर दोगे तो निकलेगा सेल पोटेंशियल। नॉट लगा हुआ है, नहीं नॉट नहीं लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है उसके दो टाइप होते हैं ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालूंगा वो कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या ये बात याद रखने की है जी, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना लगातार, तो इसी वजह से शायद हो रहे हैं। ई नॉट, मैं इसका ई नॉट नहीं सॉरी, मैं सिर्फ ई यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालूंगा एनोड का। तो एनोड का भी मैं क्या निकालूंगा, कौन सा वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। अब आप जानते हैं कि चलिए जानना क्या है, पहले एक काम करते हैं कि इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से ये माइनस करना है ना एनोड वाला। अब लेफ्ट साइड में जो है वो एनोड है और राइट साइड में जो है वो कैथोड है। तो पहले चलिए ये निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो ई कैथोड, देखना ध्यान से देखना कैसे मैं इक्वेशन को ड्राइव कर रहा हूं। ई कैथोड कैसे निकलेगा, ई कैथोड निकालने के लिए ये नर्नेस्ट या नस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब ई कैथोड निकालना है तो पहले तो ई नॉट कैथोड लिखना पड़ेगा। अब ई नॉट कैथोड क्या चीज है, एक मिनट रुक जाइए, मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं रिडक्शन पोटेंशियल, Cu2 प्लस से Cu बनने की टेंडेंसी। अब ये निकलेगी किससे, उसी से ही, ई नॉट से। अब ये कौन सी वैल्यू है, ये 0.34 वोल्ट है। ये कहां से पता चलेगी, टेबल से। ये कब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का, जब कंसंट्रेशन 1 मोलर है, और उसके लिए हमें टेबल में सारी वैल्यूज दी हुई हैं। तो ये टेबल से देखनी है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल टेबल से, इलेक्ट्रोकेमिकल, या ऐसे लिख दूं ये एनसीईआरटी में जो टेबल बनी हुई है, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने टेबल बनाई है उसमें से देखनी है, ठीक है ना। अब देखिए -2.303 RT, इक्वेशन में अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद करना है। NF ये लिखा, लॉग। अब यहां कुछ लिखना है मुझे, यहां समझ लो कि ये हर बच्चा लिख लेता है, हर बच्चा ये चीज कर लेता है। जो परेशानी आती है उसे वो इस जगह पर आती है। लॉग के बाद क्या लिखना है, अब लॉग के बाद क्या लिखना है, इसके लिए आप इक्वेशन पकड़िए, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Cu। सवाल है ये मैंने कैसे लिखी, क्योंकि मैं रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहा हूं तो मैं कॉपर आयन को रिडक्शन फॉर्म में लिखूंगा। मैंने इक्वेशन ऐसे लिखी है कि कॉपर आयन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूं, रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब मैं इसका Q निकालता हूं, QC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना। लेकिन ये रिएक्शन कांस्टेंट अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं है, रिएक्शन, ये मैं निकाल रहा हूं रिएक्शन क्वोशेंट। इसके लिए मैं Cu, ये सॉलिड है, सॉलिड, और ये AQ आयन है ना, आयन AQ लिखा होगा, तो ये ऊपर आएगा। जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं वैसे ही इसे निकालना है। Cu2 प्लस एक्वस नीचे आएगा, ठीक है जी, कोई आगे नंबर नहीं है क्योंकि सब कुछ बैलेंस है। ये हिस्सा आपको यहां रखना है, मगर ये जो है ना Cu सॉलिड, Cu सॉलिड की जगह हम हमेशा 1 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, ये भी आसान है, लेकिन अभी तो खैर ऐसा हम कुछ नहीं बताएंगे। अब यहां लिखना है Cu2 प्लस की मोलर, यानी एक्वस तो लिखा रहेगा ऐसे का ऐसे ही। अब मैं इस हिस्से को यहां डालूंगा, है 1 अपॉन में Cu2 प्लस की मोलर कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाए हैं, मोलैरिटी। तो एग्जैक्टली मुझे क्या क्या वैल्यूज इसके अंदर डालनी है वो मैं अभी आपको बताता हूं। पहले आप जरा थोड़ी सी बात लिख लेते हैं। अब यहां पर n क्या है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो,
या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जस्ट ये लिखा रहने दीजिए, कितने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 2। एफ क्या है? एफ है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, जो कि अप्रोक्सीमेटली आप ये वैल्यू डाल सकते हैं 96,500 कूलाम। यानी ये फिक्स है, ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होता रहेगा। कैसे चेंज होगा? हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो देखते रहेंगे कैसे चेंज होगा। फिलहाल तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। आर है गैस कांस्टेंट, आर आपका गैस कांस्टेंट है। आर की जगह आप लिखेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये आर आपका गैस कांस्टेंट है। लेकिन अब इस फिलहाल तो ये सॉल्यूशन में इस्तेमाल हो रहा है तो ये सॉल्यूशन कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर 298 केल्विन। इसी टेम्परेचर पर हमेशा क्वेश्चन दिया होता है। तो देखो 3 चीजें फिक्स हैं, एक तो एफ की वैल्यू फैराडे, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, और आगे लगा हुआ 2.303। तो अगर मैं इतने हिस्से की वैल्यू पहले ही डाल लूं, ये इतना पार्ट पहले ही डाल लेता हूं, 2.303 RT, और एफ की वैल्यू भी डाल लेता हूं, तो इन सब को सॉल्व करने पर आएगा ये E Cu 2 प्लस Cu इक्वल्स टू E नॉट Cu 2 प्लस Cu माइनस 0.059 ये आएगा। इसे सॉल्व करने पर नीचे क्या बचेगा? n log 1 अपॉन में Cu 2 प्लस। तो इस फॉर्म में आपको नर्नेस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। क्या निकाल रहे हैं आप फिलहाल निकाल रहे हैं कैथोड वाली इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मैं एक बार हमें ऐसा डेरिवेशन करना है, फिर तो हम इक्वेशन को शॉर्ट कर लेंगे। तो मैंने ये हिस्सा निकाल लिया, इस हिस्से की जगह इस ई कैथोड की जगह ये रहा ई कैथोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, मैं ये पूरी वैल्यू लिखने वाला हूं। ये पूरी वैल्यू अभी थोड़ी देर में ये पूरी वैल्यू में यहां लिखने वाला हूं। अभी हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे ई एनोड। अब ई एनोड का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, मगर कौन सा पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां भी इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना है? रिडक्शन। तो ई Zn2 प्लस, यानी Zn2 प्लस से Zn बनने की टेंडेंसी। नॉट लगाया मैंने, नहीं क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम यहां कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है। हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तब निकाल रहे हैं जब कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है। ई नॉट Zn2 प्लस Zn, ये वो वैल्यू है जो टेबल से पता चलेगी, माइनस 0.76 वोल्ट माइनस 0.059 बाय n। अब ये मैंने थोड़ी शॉर्ट कर दिया इस हिसाब से ना, इसे बार बार लिखने की क्या जरूरत है। अब लॉग के अंदर क्या आएगा? बेशक देखिए एनोड पर, सुन लीजिए बात, बेशक एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, मगर हम निकाल क्या रहे हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं इस इक्वेशन को भी रिडक्शन फॉर्म में लिखूंगा, Zn2 प्लस से Zn इस फॉर्म में। तो ऐसे करने के लिए मैं लिखूंगा Zn2 प्लस से Z2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, और ये Zn सॉलिड। ठीक है जी। अब मैं QC लिखता हूं, इसका QC, ये एक्वस, तो सॉलिड की यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे, Zn2 प्लस एक्वस। लेकिन अब मुझे क्या करना है? मुझे सॉलिड की कंसंट्रेशन की जगह 1 लिख देना है। तो ये हो गया आपका QC जस्ट 1 अपॉन में Zn2 प्लस। अब मैं यहां लिखूंगा क्या? 1 अपॉन में Zn2 प्लस। तो चलिए एक बार इसे समराइज करते हैं। ई नॉट क्या है? ये टेबल में से देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का। एन क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए? कितने? 2। एन की जगह 2 डालना है, मतलब लॉग ये क्या डालना है? कंसंट्रेशन जिंक आयंस की कितनी दे रखी है? 0.20 मोलर। ठीक है, यहां आ जाइए। चलिए पूरा इसे पूरे को देख लेते हैं क्या लिखना है। कॉपर आयन की यानी कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू एनसीईआरटी टेबल में से। एन की जगह क्या लिखना है? कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए। एफ की जगह 96,500 ग्राम। ठीक है जी। आर की जगह 8.314, टी की जगह टेम्परेचर 298 केल्विन। इतने हिस्से को सॉल्व कर लीजिए पहले ही, तो 0.059 आ गया और नीचे आ गया n। अब मैं ये वाली वैल्यू ध्यान देना, एक तो ये और ये वैल्यूज मैं इसमें डालूंगा, इस इक्वेशन में,
और फिर सेल पोटेंशियल निकालूंगा, यानी एक फाइनल इक्वेशन ड्राइव करूंगा जिससे क्या निकलेगा, सेल पोटेंशियल। चलिए उसके लिए पहले इसे साफ कर देते हैं। ये दोनों वैल्यू मैंने लिखी हुई छोड़ दी है ताकि आप इसे अभी भी देख सकें। अब मैं इसमें ई कैथोड की जगह क्या डालने वाला हूं, ये है, चलो यहां सिंबल लिख लेते हैं, ई Cu2 प्लस Cu, ठीक है जी, माइनस, और इसकी जगह ई एनोड की जगह, ये है ना एनोड, एनोड ये वाला हिस्सा था जिंक वाला, तो ई Zn2 प्लस Zn। अब यहां इलेबोरेट करके पूरी इक्वेशन लिखनी है, चलो इसकी लिखते हैं। पहले E0 Cu2 प्लस Cu माइनस 0.059 बाय n लॉग 1 अपॉन में Cu2 प्लस आयंस की मोलर कंसंट्रेशन या कॉपर सल्फेट की मोलर कंसंट्रेशन। अब माइनस ये पूरा पार्ट, अब तक तो आपने देख ही लिया होगा, तो इसे रफ कर देते हैं फिर, है इसे यहां से हटा देते हैं। लीजिए, अब माइनस फिर E0 Zn2 प्लस से Zn माइनस, अब ये माइनस था इक्वेशन में, ये माइनस यहां लगाए तो ये प्लस हो गया, 0.059 बाय n लॉग 1 अपॉन में Zn2 प्लस। देखिए आप एक चीज देख रहे हैं कि मैं अर्नेस्ट में पहले हाफ इक्वेशंस यानी हाफ सेल के पोटेंशियल्स निकाल रहा हूं। अब हम एक ऐसी इक्वेशन बना रहे हैं जिसमें हमें अलग अलग हाफ सेल का पोटेंशियल ना निकालना पड़े, ऐसे अलग अलग नहीं, डायरेक्ट एक ही बार में ई सेल निकल जाए। अब आपने एक चीज देखा, इस हिस्से को लिखने के लिए मैंने हाफ रिएक्शन का इस्तेमाल किया, हाफ रिएक्शन। अब वो हाफ रिएक्शन किस फॉर्म में थी, रिडक्शन फॉर्म में थी, ठीक है ना, ध्यान देना इस बात पर, वो हाफ रिएक्शन रिडक्शन फॉर्म में थी। इस पार्ट को भी लिखने के लिए मैंने हाफ रिएक्शन का इस्तेमाल किया, एनोड की हाफ रिएक्शन, और वो हाफ रिएक्शन भी एनोड वाली किस फॉर्म में थी, वो भी रिडक्शन फॉर्म में थी। क्योंकि अब ये इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल है जिंक का, ये रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर का, और ये कॉपर और जिंक के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है जब कंसंट्रेशन 1 मोलर होती। फिलहाल तो 1 मोलर नहीं है। अब इस पार्ट को और इस पार्ट को एक साथ लिख लीजिए, E0 Cu2 प्लस Cu, कैथोड है ना, ये कैथोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल, माइनस E0 Zn2 प्लस Zn, एनोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अब पिछला पार्ट एक साथ लिख लेते हैं, माइनस 0.059 बाय n लॉग 1 अपॉन में Cu2 प्लस, ठीक है जी, इस पे पूरे पर ब्रैकेट लगा दीजिए अच्छी तरह, ये वाला पार्ट और फिर ये वाला है, प्लस 0.059 बाय n लॉग 1 अपॉन में Zn2 प्लस एक्वस। चलिए अब यही थोड़ा ध्यान देना, यहां कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो पार्ट है ये इसे देखकर कुछ ध्यान आ रहा है, ये E0 सेल है, सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंड जो अभी थोड़ी देर पहले निकाला है ना पिछली वीडियो में कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ एनोड, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये वो पोटेंशियल है जब कंसंट्रेशन 1 मोलर थी। अब ये हो गया E0 सेल, तो मतलब E सेल निकालने के लिए E0 सेल की जरूरत है, माइनस, अब देखिए मैं ये पार्ट कॉमन लूंगा, ये पार्ट दोनों में से, किसके साथ, माइनस के साथ, नेगेटिव के साथ, तो नेगेटिव के साथ मैंने 0.059 बाय n कॉमन ले लिया, मतलब ये मैंने कॉमन ले लिया, माइनस के साथ बाहर ले लिया इन दोनों में से। अब अगर मैं माइनस का 0.059 बाय n कॉमन लूंगा तो रूल ये होता है कि जो चीज कॉमन ली जाती है उसी से ही दोनों जगह डिवाइड करना होता है। मैंने माइनस का 0.059 n कॉमन लिया है,
तो माइनस के ही 0.059 n से यहां डिवाइड कीजिए, तो ये तो हिस्सा हो जाएगा प्लस log 1 अपॉन में cu2 प्लस। अब मैंने माइनस का हिस्सा कॉमन लिया था, अब माइनस 0.059 बाय n से यहां डिवाइड कीजिए, तो ये प्लस वाला हिस्सा है, माइनस वाले से डिवाइड करोगे तो ये तो कट जाएगा, मगर यहां क्या आ जाएगा माइनस log 1 अपॉन में Zn2 प्लस एक्वस। अब ये देखिए log x, ये पूरी वैल्यू है x, माइनस log y, ये पूरी वैल्यू है y, तो log x माइनस log y, तो log x माइनस log y क्या होता है log x अपॉन में y, तो ये x है, मगर x जो है वो 1 अपॉन में लिखा हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि मैं इसे ऐसे लिखता हूं या यहीं चेंज करूं, log x माइनस log y, यहां लिखता हूं, देखो log x माइनस log y होता है log x अपॉन में y, ठीक है जी। तो इसी हिस्से को मैं x अपॉन, अब x ये है, ध्यान कर लीजिए x ये है और y ये, ठीक है ना। तो मैं इसी पार्ट को मैं यहां से हटाता हूं और मैं इसे लिखता हूं log x यानी x ऊपर आएगा 1 अपॉन में cu2 प्लस, ठीक है जी। x आ गया log x बाय log y, अब log y क्या था 1 अपॉन में Zn2 प्लस करते तो वो Zn2 प्लस ऊपर आ जाता, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन ऐसे हो गई कि log यानी फाइनल इक्वेशन हो गई E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n log Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कॉपर आयन की कंसंट्रेशन। अब ये जो है इक्वेशन, अगर आपको खाली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो वो तो ऐसे निकल जाता है, रिडक्शन फॉर्म में इक्वेशन लिखनी होती है, अभी जो लिखी थी Zn2 प्लस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता खाली, तो रिडक्शन फॉर्म में इक्वेशन लिख के और इसे निकाल देता। पूरा सेल पोटेंशियल निकालना है, ई सेल क्या है सेल पोटेंशियल, पूरा सेल पोटेंशियल निकालना है तो डायरेक्ट यहां आ जाइए, ई नॉट सेल लिखिए, जिसके लिए या तो ई नॉट सेल डायरेक्टली दिया होता है या फिर ये दिए होते हैं ई नॉट cu2 प्लस cu, यानी ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड में से ई नॉट एनोड माइनस करके निकल जाता है। n की जगह क्या लिखते हैं ये सब मैं बताऊंगा, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन ये रही 0.20 और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन 2.3। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं एनसीईआरटी के, इसका जो भी पहला एग्जाम्पल है स्टार्टिंग से लूंगा मैं, पहले एनसीईआरटी के सॉल्व करते हैं फिर कंपटीशन लेवल तक चलेंगे। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और इक्वेशन का इस्तेमाल करके देखते हैं कि किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करके सेल पोटेंशियल निकाला जाए। देखिए अब ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम्पल 3.1, 3.2, 3.3 एग्जाम्पल समझते हो ना, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी दे देती है चैप्टर के बीच में सॉल्व करके, ये नंबर आप चेक कर लेना। इन टेक्स्ट का 3.4, 3.5, 3.6, 3.1, 3.2, 3.3 क्यों नहीं किया है, अभी करेंगे, वो थोड़ा सा डिफरेंट है इनसे, पहले 3.4, 3.5, 3.6 करेंगे। चलिए 3.1 देखते हैं। एक सेल दिया है जिसमें एक रिएक्शन दी हुई है और उसका ई सेल पूछा है। ध्यान से देखिए सॉल्यूशन में जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, तो मतलब इनमें नर्नेस्ट का इस्तेमाल करके ई सेल निकलेगा। ई नॉट इन्होंने पहले ही निकाल रखा है, वो टेबल में से निकला होगा, टेबल का इस्तेमाल करके ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है इक्वेशन को दोबारा उतारा है, Mg बदल रहा है Mg2 प्लस में, तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन, और Ag प्लस बन रहा है Ag, चार्ज घट रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। जब देखिए अगर कोई चीज 0 से +2 पर जा रही है तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है ना, और अगर कोई चीज +1 से 0 पर जा रही है, चार्ज उसका घट रहा है, नंबर घटेगा तो चार्ज घटेगा, माइनस इंक्लूड करके देखना है नंबर है, +1 0, 0 +2, ये चार्ज बढ़ रहा है, ये चार्ज घट रहा है, तो इसका मतलब यहां हो रहा है रिडक्शन।
अब एक बड़ी सिंपल सी थ्योरी ये है कि जब सबसे पहले इसमें से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, एक mg है और वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और 1 Ag प्लस, यहां 2 लिखा है लेकिन पहले एक के लिए, 1 Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए यहां 2 लिखा है, क्योंकि जितने लॉस है उतने ही गेन हो, इसलिए यहां 2-2 लिखा हुआ है। तो ये लॉस गेन बराबर करने के लिए है। तो n की वैल्यू तो 2 पता चल गई है, लेकिन पहले आप QC निकाल लीजिए। अब QC वैसे ही निकलता है जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Ag की कंसंट्रेशन ऊपर स्क्वायर, Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन, इसमें कुछ नहीं आएगा, Ag प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये ऊपर 2 है, Mg की कंसंट्रेशन एज इट इज, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऊपर, प्रोडक्ट की नीचे। अब उनमें से वो हटा देने हैं जो सॉलिड है, जैसे MgS हट जाएगा और AgS हट जाएगा, ये सॉलिड है, एक्वस रहेंगे, Mg2 प्लस ऊपर और Ag प्लस Aq नीचे। ठीक है जी। अब ये रिएक्शन है E सेल निकालने के लिए, E नॉट सेल, E नॉट कहाँ है, ये रहा E नॉट 3.17 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइड बाय n कितना है, ये रहा 2 लॉग, अब ये वैल्यू डाल दीजिए, Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन ऊपर डिवाइड बाय Ag प्लस एक्वस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये नीचे लिख दीजिए। अब एक काम कीजिए कि इनकी वैल्यू डालिए कंसंट्रेशन की, Mg2 प्लस की एरी, Ag प्लस की एरी। चलिए डालता हूं मैं वैल्यू, 3.17 वोल्ट माइनस 0.059 बाई 2 लॉग, अब ये कितनी वैल्यू है, 0.130 डिवाइड बाय Ag प्लस की वैल्यू ये रही 0.0001, अब इसका स्क्वायर करना है। ठीक है। अब ये ध्यान रखना पहले एक चीज, ई सेल निकालने के लिए पहले इन दोनों को माइनस मत कर देना, पहले इनकी मल्टीप्लाई करनी है, यहां मल्टीप्लाई है ना, पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है, यहां ब्रैकेट नहीं है जो दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों में नहीं करनी है, इसमें मल्टीप्लाई करनी है इस वैल्यू की। तो पहले तो लॉग सॉल्व करना है, मतलब लॉग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करूंगा ना, इस वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आती है log 1.3 इंटू 10 की पावर 7। अब ये वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू ऑफ साइंटिफिक नोटेशन में है। इसका मतलब साइंटिफिक नोटेशन का कि ये जो वैल्यू है आगे वाली, ये 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए, और ये तो 10 की पावर कुछ भी चलेगा, तभी लॉग निकलेगा। जब वैल्यू या तो सिर्फ इतना हो, और अगर ये भी पार्ट है तो साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से हो, log 1.3 प्लस log 10 की पावर 7। ये मैंने कैसे लिख लिया, ये मैंने ऐसे लिख लिया बेटा कि log x मल्टीप्लाई वाई, log x प्लस log y होता है, फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, log x मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू होता है log x प्लस log y। अब इसे सॉल्व करते हैं, पहले इसमें कम टाइम लगेगा, इस हिस्से को सॉल्व करते हैं। इस हिस्से को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इस हिस्से की वैल्यू देखनी पड़ेगी आपको, और वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी इसकी टेबल से। वैल्यू कैसे देखनी है, देखिए डेसिमल से पहले वाला और डेसिमल के बाद वाला, ये 2 डिजिट की जरूरत पड़ेगी पहले तो, एक तो पहले वाली डिजिट और एक डेसिमल के बाद वाली। इसका मतलब होगा 13 नंबर रॉ, 13 नंबर रॉ 13। अब कॉलम कौन बताएगा, कॉलम बताएगा आगे वाली डिजिट, अब आगे कुछ है नहीं तो 0, तो 13 नंबर रॉ और कॉलम नंबर 0 में एक वैल्यू लिखी होगी, और वो वैल्यू है 1139, ऐसी दिखेगी। एनसीईआरटी के टेबल में ये वैल्यू ऐसी दिखेगी, लेकिन ये दिख ऐसी रही है, पहले इसे ऐसे उतार लेना है, लेकिन बाद में इसके आगे डेसिमल खुद लगाना है 0 पॉइंट। अगर डेसिमल लगी हुई लिखी है वैल्यू तो कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो आगे डेसिमल लगाना है। अब ये जो वैल्यू है इसका आंसर हो गया 0.1139 प्लस, अब ये जो log
a की पावर x होता है ना, इसे ऐसे लिखा जाता है 7 मल्टीप्लाई log 10। बिल्कुल सही देखा आपने, 7 जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी और जो भी ये नंबर होगा ये ऐसे आ जाएगा log 10। अब ये log 10 की वैल्यू 1 होती है तो आंसर बचा 0.1139 प्लस 7। अब ये आ गया 7.1139। तो मतलब इसे सॉल्व करके आएगा, इसे सॉल्व करके आएगा 7.1139। तो पहले बेटा इसे सॉल्व कर लेना है। अब 7.1139 की इस वैल्यू में मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है जी। तो आपका, अब ये तो बॉक्स में कर लीजिए क्योंकि ये तो लॉग वाला पार्ट था, तब आपका आंसर आएगा 2.96 वोल्ट। अप्रोक्सीमेट है, इसमें थोड़ी बहुत चेंज हो तो आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं 3.2। इसके लिए मैं एक टॉपिक भी समझाऊंगा जिसका नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहले टॉपिक समझेंगे फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, एग्जाम्पल 3.2 में कह रहा है कि कैलकुलेट केसी, ठीक है ना। ये लिखता हूं मैं, केसी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस रिएक्शन का केसी निकालना है। अब केसी पता है क्या होता है? केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो किसी भी रिएक्शन का केसी कब निकलता है? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो। अब इस रिएक्शन को देखिए, चलिए इस रिएक्शन को पकड़ते हैं। ये रिएक्शन है Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एरो Cu2 प्लस 2Ag। ये इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन है। ये कह रहा है कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो तो इस रिएक्शन का केसी निकाल दीजिए। अब केसी निकलता ही तब है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो। फिलहाल तो रिएक्शन एक साइड भाग रही है। हो क्या रहा है कि Cu इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कितने? 2, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तेजी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। और ये गेन कर रहे हैं, Ag प्लस गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या आपको पता है, दो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं गेन, एक Ag एक गेन कर रहा है, 2 Ag 2। लेकिन क्या आपको पता है कि ये रिएक्शन जैसे जैसे फॉरवर्ड में जाएगी, जैसे जैसे ये फॉरवर्ड में जाएगी, वैसे वैसे Cu की अमाउंट कम होती जाएगी, है। Cu छोटा लिख देते हैं, Ag प्लस की अमाउंट भी कम होती जाएगी। और क्या बढ़ता जाएगा? Cu2 प्लस, ये बढ़ता जाएगा और Ag की अमाउंट भी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। तो इसी जगह पर एक चीज माइंड में डालिए कि सिर्फ रिएक्शन स्टार्टिंग से ही, जैसा आपने अगर मेरे इलेक्ट्रोकेमिकल इस चैप्टर के लेक्चर देखे हैं तो मैंने बताया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ Cu इलेक्ट्रॉन लॉस ही कर रहा है, Cu2 प्लस वापस एक्सेप्ट भी करता है। मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। Cu2 प्लस बनाता है तो Cu2 प्लस भी Cu बनाता है, Ag प्लस Ag बनाता है तो Ag भी Ag प्लस बनाता है। मगर ये वाला रेट जब रिएक्शन वर्क कर रही होती है तो ये वाला रेट फास्ट होता है। मगर समय के साथ जैसे जैसे ये रेट रिएक्शन आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे Cu कम हो जाएगा, Ag प्लस भी कम हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट की अमाउंट कम हो जाएगी तो इस तरफ का रेट घटेगा। और जैसे जैसे इस तरफ का रेट घटेगा, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स में भी हो रही होती है लगातार, तो जैसे जैसे इस तरफ का रेट घटेगा इस तरफ का रेट बढ़ेगा। क्योंकि इस तरफ अमाउंट घट रही है तो ये रेट तो स्लो हो जाएगा और इस तरफ अमाउंट बढ़ रही है तो रिवर्स रेट फास्ट हो जाएगा। तो होगा ये कि समय के साथ इसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा और तब जितनी तेजी से Cu2 प्लस बनाएगा उतनी ही तेजी से Cu2 प्लस Cu। अब Cu2 प्लस बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और Cu2 प्लस वापस Cu बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं उतनी तेजी से गेन। तो कॉपर जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उतनी तेजी से गेन
तो फिर Ag+ के लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं रहेंगे, यानी कॉपर फिर Ag+ को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, क्योंकि कॉपर कैटायन जो बना रहा है ना, उतनी ही तेजी से जो इलेक्ट्रॉन बना रहा है कॉपर कैटायन बनने पर वही इलेक्ट्रॉन कॉपर कैटायन एक्सेप्ट करके कॉपर बना लेता है। तो जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है ना बेटा, तो ई सेल, तो रिएक्शन में क्या चेंज आता है, ई सेल E0 सेल माइनस 0.059/n log, अब ये Cu2+ ऊपर, क्योंकि प्रोडक्ट ऊपर आता है, अब प्रोडक्ट में से ये तो आएगा नहीं, तो Cu2+ ऊपर और Ag+ नीचे, तो Ag+ नीचे, स्क्वायर लगा देना है। n कितना है 2 लॉस हो रहे हैं, 2 गेन हो रहे हैं। इस रिएक्शन में पता है क्या चेंज आएगा, इस रिएक्शन में ये चेंज आएगा कि ई सेल अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो तो मैं इस जगह पर Kc लिख सकता हूं, फिर Qc नहीं, फिर तो Kc हो गया। तो अगर मैंने यहां Kc लगाया तो जो वोल्टेज है ना सेल की, तो जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो E0 नहीं, ई सेल ये 0 हो जाता है, ई सेल। और देखना स्टार्टिंग में जब मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फंक्शन समझाया, तब मैंने समझाया है कि इक्विलिब्रियम अटेन होने पर सेल की वोल्टेज कैसे 0 हो जाती है। यहां पर टॉपिक को आप ऐसे याद भी कर सकते हैं कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हो तो ई सेल, E0 नहीं, ई सेल को क्या लिख देना है 0। तो अगर ये 0 हो गया तो E0 सेल इधर आएगा, तो E0 सेल इधर आएगा, तो E0 सेल में माइनस आ जाएगा आगे, और ये माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.059/2 log Kc। ठीक है जी। तो अब अगर मुझे Kc निकालना है, अब मुझे Kc निकालना है, इसने कहा Kc कैलकुलेट Kc, ये देखिए कैलकुलेट Kc, तो मुझे Kc निकालना है, तो log Kc इज इक्वल्स टू E0 सेल मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 0.059। अब log Kc नहीं निकालना है, Kc निकालना है, तो log को इधर लेकर जाइए। अब log को इधर लेकर जाओगे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, तो एंटी लॉग E0 सेल की वैल्यू कितनी है दी हुई है 0.46 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 0.059। अब ये जो सब कुछ है इसे सॉल्व करने पर, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने पर Kc इक्वल्स टू आएगा, ये पूरी वैल्यू आएगी लगभग 15.59 एंटीलॉग के अंदर, एंटीलॉग 15.59 अप्रोक्सीमेट है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, आप बस देखिए कि सॉल्व कैसे करना है। एंटीलॉग के अंदर जो भी वैल्यू लिखी होती है, याद रखना एंटीलॉग निकालना है अब हमें, एंटीलॉग के अंदर जो भी वैल्यू लिखी होती है उसे 10 के ऊपर चढ़ा लेना है, 10 15.59। इसका मतलब ये होता है, एंटीलॉग 15.59 का मतलब होता है कि 10 के ऊपर 15.59 लगाने से क्या आएगा, तो ये मैंने लगा दिया। मगर ये तो सॉल्व नहीं होगा ना, Kc मैं किसी को ऐसे लिख के दूं, तो मुझे ये सॉल्व करके बताना है कि एग्जैक्टली ये क्या आएगा। तो 10 की पावर यहां सॉल्व करते हैं इसे, Kc इक्वल्स टू, अब मैं इसे 2 टुकड़ों में तोड़ लेता हूं, 10 की पावर 15 अलग, एंटीलॉग लगा के, एंटीलॉग 10 की पावर 15 अलग मल्टीप्लाई 10 की पावर 0.59 अलग। अब देख लीजिए बेस सेम है तो पावर ऐड होकर यही आएगा ना, इसे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 10 की पावर 15 हर कोई जानता है क्या आएगा। अब सवाल है इसका, तो एंटीलॉग पता है किन वैल्यूज का निकलता है, जैसे लॉग उस वैल्यू का निकलता है जिसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल हो, मगर एंटीलॉग तब निकलता है जब डेसिमल के बाद डिजिट हो, जैसे डेसिमल के बाद 5 है, डेसिमल के बाद 6 है, तो जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होती है ना, ये तो होता है 59 नंबर रॉ, इसके आगे जो कॉलम होगा वो 0, क्योंकि यहां कुछ लिखा नहीं है ना 9 के आगे, तो 59 नंबर रॉ और 0 नंबर कॉलम, तो 59 नंबर रॉ और 0 नंबर कॉलम में जो वैल्यू आएगी वो होगी 3890, अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू होगी
ये दिखेगी, मगर लिखना कैसे है आपको, Kc इक्वल्स टू इस वैल्यू में आगे पॉइंट लगा के 3.890। लॉग का अलग तरीका, एंटी लॉग का अलग, 10 की पावर 15। एंटी लॉग में जो आंसर होता है उसमें यहां डेसिमल लगता है और लॉग में आगे डेसिमल लगता है। तो ये अप्रोक्सीमेट आपका Kc निकल कर आएगा। तो यहां Kc वाला टॉपिक भी आप समझ लीजिए और साथ साथ ये Kc का न्यूमेरिकल भी। अब एग्जाम्पल 3.3 को देखिए। आपके हिसाब से यहां एक नई चीज आ गई है, डेल्टा जी निकालना है। मैं लिखता हूं, मुझे निकालना है डेल्टा जी नॉट। तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, नॉट लगा हुआ है ना, तो स्टैंडर्ड। तो ये वैसे तो कोई नया वर्ड नहीं है, ये आता है थर्मोडायनामिक में, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी जो मेरे को निकालनी है ई नॉट से निकालनी है, और तो कुछ नहीं है, बस ई नॉट दिया है। तो एक बहुत सिंपल सा रिलेशन है जो आपकी किताब में एक टॉपिक भी है। वो टॉपिक ऐसे है कि देखिए, वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है। अब सुनिए, वोल्टेज सेल की, सेल ने कितना वर्क किया, कितने चार्ज पर किया, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, सेल कितना वर्क कर रही है, और ये सेल की वोल्टेज। अब जो सेल वर्क कर रही है वो वर्क इक्वल टू होगा V मल्टीप्लाई में Q। ठीक है जी, V मल्टीप्लाई Q, वोल्टेज मल्टीप्लाई चार्ज। अब यहीं पर एक चीज देखिए कि जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन, जो गिब्स फ्री एनर्जी, जो डेल्टा जी होता है ना, डेल्टा जी, इसे कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी या चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी या चेंज इन फ्री एनर्जी। डेल्टा जी का मतलब है फ्री एनर्जी, डाल के रखिए दिमाग में। एक सेल अपने आप वर्क करती है, मतलब सेल को वर्क करवाना नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अपने आप वर्क करती है। जितना सेल वर्क करेगी ना, जितना सेल वर्क करेगी उतनी ही सेल की गिब्स फ्री एनर्जी घट जाएगी। सेल में फ्री एनर्जी थी, तभी तो सेल ने उस फ्री एनर्जी से वर्क किया। किसी भी सब्सटेंस में जो फ्री एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है जिस एनर्जी को वर्क डन में बदला जा सकता है। अगर सेल ने वर्क किया है तो इसका मतलब सेल ने अपनी कुछ फ्री एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया है। तो जितना सेल ने वर्क डन किया है उतनी ही गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो गई है या उतनी ही फ्री एनर्जी इस्तेमाल कर ली गई है। तो W यहां किसके इक्वल है, डेल्टा जी। अब कितनी फ्री एनर्जी इस्तेमाल कर ली गई है, जितना वोल्टेज मल्टीप्लाई चार्ज है। अब वोल्टेज को यहां हम क्या लिखते हैं, ई सेल। और चार्ज कैसे निकलेगा, देखो चार्ज कैसे निकलता है, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, F चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, Q इक्वल टू NF। F का मतलब है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, N का मतलब है कितने मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। सपोज 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो F से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल जाएगा। तो Q इक्वल टू NF आ गया। अब अगर मैं यहां नॉट लगाता हूं, अगर ये E नॉट है तो ये भी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है। और दूसरी बात कि जो N है ना, N मतलब जो डेल्टा G है, G, उसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, गिब्स फ्री एनर्जी घटनी चाहिए। मतलब जितना वर्क डन है उतनी ही गिब्स फ्री एनर्जी घटनी चाहिए। तो जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है ना, जब कोई सेल अपने आप काम करती है, सेल स्पॉन्टेनियसली वर्क डन करती है, तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। मगर देखिए एन और एफ तो नेगेटिव होता नहीं है, एन होते हैं मोल और एफ की वैल्यू 96,500 होती है, यानी ये वैल्यू तो एफ तो फिक्स है 96,500 और मोल नेगेटिव में होते नहीं है। और जो सेल अपने आप काम करती है उसका ई नॉट सेल पॉजिटिव होता है हमेशा। तो वोल्टेज पॉजिटिव होगी तभी सेल ने अपने आप काम किया होगा, ये भी पॉजिटिव है, एफ भी पॉजिटिव है। तो डेल्टा जी नेगेटिव कैसे आएगा अगर सेल ने, तो आपको यहां अपने आप माइनस लगा के रखना है ताकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ताकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब ध्यान से देखिए,
एन पता है हमें इस रिएक्शन का एन, हाँ ये तो रहा ये रिएक्शन, क्यों नहीं पता, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं 2 गेन हुए हैं, तो एन की जगह 2 डाल दीजिए। एफ वही 96500 या 96,487 487 यहां 487 भी होता है। ई नॉट दिया है, हाँ दिया है, ई नॉट दिया है 1.1, तो मैंने यहां डाल दिया 1.1। अब ये लगभग आया सॉल्व करने पर 212.127 किलो जूल पर मोल अप्रोक्सीमेट। मैं इसका आंसर बता रहा हूं कि लगभग ये इसका आंसर आएगा। तो आप यहीं से ही डेल्टा जी वाली इस इक्वेशन को अपने दिमाग में बिठा लेना। जब मैं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन कराऊंगा इस लेक्चर में, तब मैं आपको ये और भी बताऊंगा कि डेल्टा जी की इक्वेशन कैसे आ रही है। तो ये एग्जाम्पल 3.4 है। इस एग्जाम्पल में इंटेक्स्ट है, सॉरी इंटेक्स्ट 3.4, जो इंटेक्स्ट 3.4 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पीएच दिया है, पीएच 10 पूछ क्या रहा है, चलो वो तो देखते हैं बाद में क्या पूछ रहा है। पहले पीएच से ना, पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन 10, पीएच की जगह लिख दिया, लॉग इधर लेकर जाइए, माइनस भी साथ जाएगा, एच प्लस लॉग उधर जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग, और माइनस यहां मत छोड़ देना, एंटी लॉग -10। ऐसा कभी भी नहीं करना है, जब भी लॉग में या माइनस हो इधर लेकर जाए तो माइनस साथ जाएगा, एंटी लॉग -10। अब कोई भी वैल्यू अगर एंटी लॉग के अंदर लिखी है तो उस वैल्यू को 10 के ऊपर चढ़ा देना है, 10 की पावर -10। तो ये निकल गई मेरी H प्लस कंसंट्रेशन। अब यहां डेसिमल्स तो है नहीं जो मुझे टेबल देखनी पड़े, ये तो डायरेक्ट ही 10 की पावर -10 आ गया। अब पूछा क्या गया है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, देखिए ध्यान दीजिए, सेल नहीं है ये इलेक्ट्रोड है। सेल तो 2 इलेक्ट्रोड्स को मिलाकर बनती है, ये खाली एक इलेक्ट्रोड है। एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए क्या फॉर्मूला है, E H प्लस बाय H2। ये क्या है पोटेंशियल, कैसे निकलता है, E नॉट H प्लस बाय H2 0.059 बाय N लॉग। अब चलिए लॉग के अंदर कुछ लिखा जाता है। क्या सिखाया था मैंने आपको कि जब भी हाफ सेल हो, एक ही सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो, मतलब सेल पोटेंशियल नहीं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो, तो रिएक्शन को रिडक्शन फॉर्म में लिखना है, H प्लस प्लस E माइनस H2। तो यहां 2 H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2। अब अगर आप इसका QC लिखेंगे ना, QC, तो QC आएगा H2 गैस, ऊपर ये गैस है ना हाइड्रोजन गैस, डिवाइड बाय H प्लस का स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहां डाल दीजिए, H2 गैस और H प्लस का स्क्वायर। गैस का क्या करना है, गैस का प्रेशर पता होना चाहिए, मगर यहां प्रेशर के बारे में कोई बात नहीं की गई है। ऐसी कंडीशन में प्रेशर 1 atm लेना है, यानी यहां पर 1 डाल देना है। लेकिन अगर प्रेशर दिया है तो यहां प्रेशर लिखना है, यहां कंसंट्रेशन, यहां प्रेशर यहां कंसंट्रेशन, ध्यान रखना। फिलहाल तो ये 1 atm है तो इसलिए ये हट जाएगा। तो मैं इसे लिखता हूं कि EH प्लस H2 इक्वल्स टू E नॉट H प्लस H2 माइनस 0.059। अब ये n ये तो रहा 2 और मल्टीप्लाई लॉग H2 की जगह 1 और H प्लस कितना दिया है 10 की पावर -10 का स्क्वायर। अब ये 10 की पावर -20 हो गया, ऊपर आके +20, तो log 10 की पावर 20 0.059 बाई 2। अब EH प्लस बाय H2 E नॉट कितना होता है, E नॉट स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना होता है हाइड्रोजन का, 0 ही लेते हैं हम, माइनस, टेबल में देख लेना। बस जी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये 0 तो हट ही जाएगा। log 10 की पावर 20, log 10 की पावर 20 का आंसर है 20। रेस्ट आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल जाएगा। 3.5 क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन जनरली होता है। E नॉट सेल निकाल दिया हुआ है, E सेल निकालना है, लिख देता हूं मैं, E सेल निकालना है।
स्टैंडर्ड वाला दिया हुआ है और ई सेल निकालना है। चलिए देखिए 3.5, अब ई सेल इक्वल्स टू होता है ई नॉट सेल। थोड़ा जल्दी करेंगे क्वेश्चन को, 0.059 बाय एन और लॉग, अब लॉग के अंदर क्यूसी लिखते हैं, कंप्लीट रिएक्शन है ना। अब क्यूसी में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आती है, रिएक्टेंट की नीचे। अब प्रोडक्ट में ये सॉलिड तो हट जाएंगे, तो फिर ऊपर आएगा Ni2 और नीचे आएगा Ag। तो Ni2 प्लस डिवाइड बाय Ag प्लस का स्क्वायर, इन दोनों की कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, ये भी। अब ई नॉट सेल कितना है, 1.05 वोल्ट। एन की वैल्यू पता करनी है। चलिए देखते हैं यहां कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है निकेल, 2, तो 2 हो गई ना। 1 Ag 1 गेन कर रहा है, 2 Ag 2 गेन करेंगे, तो 2 हो गई, मतलब वैल्यू 2 लॉग। अब ये वैल्यू डालिए, कितनी वैल्यू है, 0.160 डिवाइड बाय 0.002। अब आप इसे जब सॉल्व, मैं सिर्फ लॉग इनकी पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, पहले इस हिस्से को सॉल्व कर लेना, पहले माइनस मत कर देना। तो मैं इस हिस्से को सॉल्व करता हूं, लॉग 0.160 0.002। तो पहले तो बेटा ये सॉल्व करके आएगा log 4 इंटू 10 की पावर 4, ये साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा। अब 4 के बाद पॉइंट और 0 लगा लेना, क्योंकि हमें डिजिट इससे पहले, डेसिमल से पहले और बाद वाले डिजिट चाहिए। 40 नंबर रॉ, और कॉलम तो यहां है नहीं, 0 के बाद कुछ है नहीं, तो 0 ले लो, कॉलम नंबर 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी, पहले इसे इस तरीके से चेंज तो कर लीजिए, log 4.0 प्लस log 10 की पावर 4, ऐसे कर लिया ना मैंने इसे चेंज। अब log 4 क्या log है 40 नंबर रॉ, कॉलम नंबर 0 में लिखा आएगा 6020, ये लिखा आएगा, मगर आगे आपको डेसिमल लगा लेना है। तो मतलब कि log 4.0 हो गया 0.6020 और log 10 की पावर 4 का आंसर हो गया 4, तो ये आ गया 4.6020। तो मतलब इस पूरे हिस्से को सॉल्व करके आएगा 4.6020। आप इस वैल्यू की 1.50 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 4.6020, पहले आप मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 0.91 वोल्ट। फाइनली इसमें से लिखा हुआ ये वाला आखिरी क्वेश्चन 3.6। अब इस क्वेश्चन में ई नॉट सेल निकालना है, केसी ई नॉट सेल दिया है, केसी निकालना है, डेल्टा आरजी निकालना है। चलिए अभी केसी के बारे में बताऊंगा, पहले डेल्टा आरजी निकालते हैं। 3.6। अब डेल्टा आरजी कैसे, अभी चलो फिर से करो, इससे ड्राइव देखो, V इक्वल टू डब्ल्यू बटे में क्यू। अब V की जगह लिखना है डेल्टा जी, ना W इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई क्यू। W जितना वर्क डन हुआ है उतनी ही गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो जाएगी। V की जगह E सेल और Q की जगह NF। अब E सेल तो नहीं दिया है, E नॉट दिया है, और डेल्टा G नॉट निकालने के लिए कह रहा है, तो यहां नॉट लगाइए तो यहां भी नॉट आएगा, फिर माइनस आपको खुद से लगाना पड़ेगा, हमेशा लगा के रखना पड़ेगा माइनस। अब ई नॉट सेल है 0.236 वोल्ट, 0.236 वोल्ट, और एनएफ, एन की वैल्यू कितने मोल इलेक्ट्रॉन है, चलिए इस इक्वेशन को लिखिए यहां पर, 2Fe3 प्लस 2I माइनस एरो 2Fe2 प्लस और I2, कुछ भी देख लीजिए, चाहे गेन चाहे लॉस। एक Fe 3 प्लस से 2 प्लस में जा रहा है, तो 1 का गेन हो रहा है, गेन एक ही चार्ज घट रहा है ना, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज अगर +3 से +2 हो रहा है तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, लेकिन क्योंकि Fe 2 है तो इसलिए यहां 2 लिख लीजिए। तो 2 का गेन हो रहा है तो 2 का ही लॉस होगा, तो n हो गया 2, फैराडे हो गया 96500। अब ये आंसर आ जाएगा आपको 455
0.527 किलो जूल, ना जूल पर मोल समथिंग अप्रोक्सीमेट है, आप इसे कैलकुलेट कर लेना, लगभग इतना आंसर आपका आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है केसी निकालने के लिए, लेकिन केसी में आपको एक चीज पता है कि केसी कब लगता है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो, और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी तो देखिए ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन, एन की वैल्यू तो ऊपर निकाली है हमने 2 लॉग केसी। अब अगर तुमने यहां केसी लिख दिया है तो ये 0 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पर कैलकुलेट किया जाता है, और रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो वोल्टेज 0 हो जाएगी। ई नॉट 0 नहीं होगा, ध्यान रखना, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 बाय 2 लॉग केसी। अभी रुक जाइए, ई नॉट सेल कितना है 0.236 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 0.059 इक्वल्स टू लॉग केसी। अब केसी जो है मेरा वो केसी आ गया एंटी लॉग 0.236 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 0.059। अब ये सॉल्व करने पर आएगा 8, यानी 8 आएगा, इस पूरे को सॉल्व करने पर आएगा 8, यानी केसी इक्वल्स टू एंटीलॉग 8, और एंटीलॉग 8 का मतलब है कि आंसर हो गया 10 की पावर 8। तो पहले तो ये क्वेश्चंस आपको फटाफट करने हैं, उसके बाद हम अब कुछ और क्वेश्चनों पे चलते हैं एक्सरसाइज के। अब ये क्वेश्चन है जैसे एक्सरसाइज का 3.1 स्टार्टिंग का ही पहला ही क्वेश्चन है, ऐसे कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं, पहले तो इसे ही समझ लीजिए। देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन एन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर। मीनिंग ये है कि चलो मैं मीनिंग समझाता हूं आपको। देखिए, जैसे ये एक रिएक्शन है, जिंक कॉपर सल्फेट, ध्यान देना, जिंक कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट कॉपर। जिंक ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, जिंक ने कॉपर की जगह ले लिया और कॉपर अलग हो गया। तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, मीनिंग ऐसे और भी मेटल हैं जिन्हें जिंक डिस्प्लेस कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुछ मेटल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे दी है, और उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देकर ये पूछ रहे हैं कि जैसे एल्यूमिनियम इनमें से किसे डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन इनमें से किसे किसे डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर किसे किसे डिस्प्लेस कर सकता है। तो हमने जैसे 10th में नहीं पढ़ा था कि ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। अब देखिए क्या पूरी तरीके से तो यहां समझ में आएगा। देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली में रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जिसका सिंबल ये होता है, स्टैंडर्ड हो चाहे कैसा भी हो, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल होता है। और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। रिडक्शन हो रहा है, अगर किसी मेटल का रिडक्शन हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब मैं अगर किसी से कहूं कि तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, मैं किसी मेटल से पूछता हूं कि अरे तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, तो मैं मेटल से पूछ रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी कितनी है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी लिखी हुई है, ये है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, इन सब की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी। अब देखिए, ग्रेटर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, तो ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो मतलब दो मेटल हैं, जैसे ये और ये और ये, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई है, क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है, माइनस लगा हुआ है ना। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो इलेक्ट्रॉन लेगा,
ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसका लो है वो देगा। तो इस जगह पर इस इक्वेशन में जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, तो जिंक तो बन गया जिंक कैटायन, तो चार्ज हो गया 0 से +2। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए? इलेक्ट्रॉन कितने भी लॉस किए, इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, तो मतलब जिंक का तो हो गया ऑक्सीडेशन, और कॉपर +2 से बन गया कॉपर, +2 से 0, तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए। चार्ज घटा तो गेन, चार्ज बढ़ा तो लॉस। तो इलेक्ट्रॉन गेन किसने किए हैं, लॉस किसने किए हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं जिंक ने, और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0.76, और कॉपर ने गेन किया है, कॉपर का कितना है? इतना। तो जिसका हाई है रिडक्शन पोटेंशियल उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, जिसका लो है उसने लॉस किए। तो डिस्प्लेस किसने किया है? जिंक ने, यानी जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो है वो हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले को डिस्प्लेस कर देता है, हाई वाले को इलेक्ट्रॉन दे देता है, लो वाला इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और हाई वाला गेन करता है। तो हाई वाला, ऐसे कह लीजिए, हाई वाला लो वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और डिस्प्लेस हो जाता है। तो मेटल विद लो, जिसका लो होगा वो दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई होगा, यानी कि लो वाला हाई वाले को डिस्प्लेस कर देता है। तो इनमें सबसे लो किसका है? मैग्नीशियम। तो ये किसी भी मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है इनमें। तो सबसे पहला नंबर इसका। इसके बाद वैल्यू छोटी किसकी है? ये। तो ये मैं एल्यूमिनियम, इसे तो नहीं कर पाएगा डिस्प्लेस, लेकिन बाकियों को डिस्प्लेस कर देगा। मैग्नीशियम सबको कर सकता है। इसके बाद वैल्यू जिंक की है माइनस में, तो जिंक अपने से हाई वाली, अपने से जिंक की वैल्यू देखो, जिंक से बड़ी वैल्यू किसकी है? आयरन की। देखिए बड़ी है ना वैल्यू, ये लेस नेगेटिव है, मोर नेगेटिव। तो जिंक से बड़ी वैल्यू किसकी है? कॉपर की। तो जिंक कॉपर को और आयरन को, तो जिंक कॉपर और आयरन दोनों को डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन सिर्फ कॉपर को। तो इसकी वैल्यू सबसे कम है, ये सबको डिस्प्लेस कर सकता है। एल्यूमिनियम की इससे ज्यादा है, तो एल्यूमिनियम इन्हें डिस्प्लेस कर पाएगा। इससे ज्यादा जिंक की है, तो जिंक सिर्फ इन्हें। तो ये इक्वेशन में लगाना था कि कौन किसको डिस्प्लेस करे। इसका ऑर्डर का मतलब हो गया मैग्नीशियम सबको डिस्प्लेस कर सकता है, एल्यूमिनियम इन 3 को, जिंक इन 2 को, आयरन सिर्फ कॉपर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ये एक्सरसाइज का 3.2 क्वेश्चन है। अब 3.2 क्वेश्चन में कहा जा रहा है अरेंज द मेटल इन ऑर्डर ऑफ दियर रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर तो पहले समझ में आए कि क्या चीज होती है। अब देखिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर एक ही वर्ड में लिखता हूं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, टेंडेंसी टू रिड्यूस अदर, टेंडेंसी टू रिड्यूस अदर, या ऐसे लिखूं कि दूसरों को रिड्यूस करना, दूसरों को रिड्यूस करना। अब जैसे चलो, जैसे ये 2 पर्सन है, एक ये और एक ये। अब ये ए है, ये बी। अब बी इलेक्ट्रॉन ले रहा है ए से, बी ने लिया है इलेक्ट्रॉन, एरो देखिए, बी ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो बी का रिडक्शन हुआ और ए का ऑक्सीडेशन। तो ए ने खुद का ऑक्सीडेशन किया और बी का क्या करवाया? रिडक्शन। तो ए में कैसा नेचर है? रिड्यूसिंग। क्यों? क्योंकि ए दूसरों का रिडक्शन करता है, क्योंकि ए दूसरों का रिडक्शन करता है। तो मतलब रिड्यूसिंग वो होते हैं जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे दे, दूसरे मेटल्स को, और दूसरे मेटल्स का क्या कर दे? रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन होते हैं? देखिए ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, और ये वैल्यू जैसे Cr3+ की तो मैंने लिखी नहीं है अभी वैल्यू। चलिए मैं एक मिनट इसकी वैल्यू लिख दूं, Cr3+ की
माइनस 0.74 वोल्ट, माइनस 0.74 वोल्ट। अब रिड्यूसिंग कौन होता है? जो अपना ऑक्सीडेशन करे, दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे। तो यहां ये भी लिख दे, दूसरों को रिड्यूस करना, यानी दूसरों को इलेक्ट्रॉन देना, दूसरों को इलेक्ट्रॉन देना। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले रिड्यूसिंग होते हैं। अब इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन देगा आसानी से? देखिए, ये वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की है, जिसकी वैल्यू हाई है। जैसे ये हाई है, हाई वैल्यू है, ये सबसे हाई यही है इनमें। तो इस हाई वैल्यू का मतलब है कि सिल्वर में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हाई है। जिसकी वैल्यू लो है उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है। यहां इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हाई है और यहां इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरों को देगा कौन? जिसकी वैल्यू हाई है या लो है? हाई वाला तो खुद लेगा, लो वाले देंगे। तो मतलब जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो है, तो देखिए ऑक्सीडेशन किसका होता है? जिसका लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो। और रिडक्शन किसका होता है? जिसका हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो। तो लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला ही रिड्यूसिंग होता है। और जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो होगा उतना आसान होगा दूसरों को इलेक्ट्रॉन देना और दूसरों का रिडक्शन करना। तो इस हिसाब से पोटेशियम सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग है। पोटेशियम से कम रिड्यूसिंग है Mg, थोड़ी बड़ी वैल्यू हो गई। और इससे कम रिड्यूसिंग है क्रोमियम। क्रोमियम से कम रिड्यूसिंग है Hg। और सिल्वर सबसे कम रिड्यूसिंग है, क्योंकि सिल्वर का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है और ये पोटेंशियल बता रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो देने की कम होगी। और रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करने के लिए इलेक्ट्रॉन देना होता है। इस 3.4 क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा समराइज वे में लिखा है लेकिन पूरा लिखा है। एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें क्रोमियम थर्ड आयन में बदल रहा है और कैडमियम में। इसका ई नॉट सेल पूछा है। तो चलिए पहले ना ई नॉट सेल निकालते हैं। ई नॉट सेल, पहले रिएक्शन लिखते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट। पहले पहला करेंगे, दोनों सेम है, दो पार्ट हैं इसके। सॉल्यूशन फर्स्ट। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये कुछ ऐसे है कि 2Cr, तो 2Cr सॉलिड प्लस Cd2 प्लस AQ और एरो Cr3 प्लस AQ और प्लस 3Cd और Cd क्या है? सॉलिड होगा। अब इस रिएक्शन में ई नॉट सेल निकालना है। चलिए नीचे लिखते हैं, थोड़े नीचे, ई नॉट सेल। इस रिएक्शन का ई नॉट सेल निकालना है। सेल है ये कोई जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, चार्ज बढ़ गया ना, अब तक तो पता चल गया होगा यार। और Cd2 प्लस का क्या हो रहा है? रिडक्शन। कैसे? चार्ज घट रहा है ना, +2 से 0, चार्ज घटने वाले का रिडक्शन। चलो इलेक्ट्रॉन भी निकाल लेते हैं। कितने? एक क्रोमियम, यहाँ दो है, पहले एक क्रोमियम 0 से +3 हो रहा है। 0 से +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है एक क्रोमियम। और दो क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। एक क्रोमियम 3 लॉस कर रहा है तो दो क्रोमियम 6, तो ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए गेन भी 6 का ही हो रहा होगा, बैलेंस दी हुई है ना रिएक्शन। अब देखिए 3 यहां लगा लीजिए। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो तो होता है एनोड, तो क्रोमियम तो है एनोड, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड। तो कैथोड का ई नॉट ऐसे लिखेंगे, ई नॉट पहले Cr3 प्लस से Cr माइनस ई नॉट Cd2 प्लस, ना रिडक्शन कैडमियम का हो रहा है ना, तो Cd3 प्लस से Cd। और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Cr3 प्लस से Cr लीजिए, Cr3 प्लस से Cr। तो ये एनोड है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, और ये कैथोड है। तो दोनों की वैल्यू दी है, एनोड वाली भी कैथोड वाली भी। आगे हाई वैल्यू आती है। हाई कौन सी है इनमें से? ये रही
मोर नेगेटिव लो हो गई, लेस नेगेटिव हाई हो गई, तो माइनस 0.40 वोल्ट। अब ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगी, प्लस 0.74 वोल्ट। कितना आ गया? प्लस 0.34 वोल्ट। ये आ गया आपका ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल निकल गया, कह रहा है डेल्टा जी नॉट निकालो। अब डेल्टा जी नॉट का क्या इक्वेशन थी? डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। एन की वैल्यू कितनी है? 6, एफ वही 96500, ई नॉट सेल ये रहा 0.34 वोल्ट। डेल्टा जी यूनिट क्या लिखोगे? जूल पर मोल, जूल पर मोल एनर्जी है ना। अब क्या निकालना है? केसी। चलिए केसी निकालते हैं, केसी यहां फाइंड करते हैं। तो केसी ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग केसी। लेकिन जब यहां केसी लिख जाता है तो ई सेल जीरो हो जाता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन। तो ई सेल अगर जीरो है तो ये जीरो डालिए इसकी जगह, और ये हो जाएगा ई नॉट सेल, ये जीरो आ जाएगा इसकी जगह, और 0.059 बाय एन, एन की वैल्यू 6 है, लॉग के सी। अब ई नॉट सेल कितना है वो आपने निकाला है वहां पर, 0.34, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.059 से डिवाइड कर दीजिए, और यहां लिख दीजिए एंटी लॉग, क्योंकि एंटी लॉग हो जाएगा ना ये केसी। तो ये ऐसे आपको इसे सॉल्व करना है और ये आपका केसी निकल जाएगा। अब आपको एंटी लॉग लेना तो आना ही चाहिए, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता अगर आपको लॉग एंटी लॉग लेने में दिक्कत है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते थे, सेकंड पार्ट पर। सेम ही है सेकंड पार्ट, बिल्कुल सेम चीजें निकालनी है। ई नॉट सेल, डेल्टा जी नॉट और केसी ये दिया है दोनों। ई नॉट एजी प्लस एजी दिया है 0.80 वोल्ट, और एन निकालने की प्रॉब्लम होगी, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है और है भी आयरन एक ही, तो एन इक्वल टू 1, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है और एक ही गेन होता है जब लॉस एक होता है, तो एन इक्वल टू 1, तो गेन भी 1 है और लॉस भी 1 है। सेम तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। हाई वैल्यू में से, ये हाई है और ये लो है इसके कंपेयर में, तो हाई में से लो को क्या कर देना है? माइनस। और मुझे तो लगता है ये शायद 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है। इस वीडियो में मैं यहीं तक ये क्वेश्चन कराऊंगा। एक क्वेश्चन है लास्ट में, उसे मैं बाद में कराऊंगा, ज़्यादा कोई टफ नहीं है वो क्वेश्चन। देखिए इस रिएक्शन में ई सेल निकालना है दोनों क्वेश्चन में, मतलब एक सेल दे रहा है, अब सेल रिप्रेजेंट करके दे रहा है, सेल पोटेंशियल निकालना है दोनों में। नर्नेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा सेल पोटेंशियल निकालने के लिए, ऐसी इक्वेशंस में नर्नेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं नर्नेस्ट इक्वेशन लिखूं तो चलिए मैं देखता हूं मुझे किस किस चीज़ की नीड है। ई नॉट सेल -0.059 बाय एन लॉग क्यूसी। अब मुझे क्यूसी चाहिए एक तो। अब क्यूसी जो है वो रिएक्शन लिखने पर पता चलेगा, और एन भी रिएक्शन लिखने पर ही पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हुए। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं। देखिए लेफ्ट साइड एनोड होता है, और जैसे रिएक्शन में जैसे सेल नहीं होती डैनियल सेल में या गैल्वेनिक सेल में, लेफ्ट साइड में एनोड राइट में कैथोड, तो लेफ्ट साइड में ये एनोड है, और एनोड पे क्या हो रहा है? Mg2+ में बदल रहा है, वो खुद ही लिख कर दे रहा है कि Mg चेंज हो रहा है Mg2+ में। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन भी लिख देना। और राइट में क्या हो रहा है? कैथोड पे Cu2+ Cu बन रहा है, तो Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Cu। ये सॉलिड, जिस पे सॉलिड है लिख लीजिए, हटाना है ना उन्हें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर है, क्योंकि ये 2 ही लॉस करता है, 2+ मैग्नीशियम। थोड़ी बहुत केमिस्ट्री इसने पढ़ी है, पता है उसे, मैग्नीशियम 2 लॉस करता है, कॉपर पे 2 चार्ज है वो दिख ही रहा है। और वैसे भी यहाँ Mg से Mg2+ ही लिखा है, तो Mg से Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस 2 गेन। इलेक्ट्रॉन अगर बराबर हैं तो रिएक्शन डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, Mgs प्लस Cu2+ एक्वस और एरो Mg2+ Aq और कॉपर सॉलिड, ये लीजिए। अब इसका QC लिखिए, पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन
प्रोडक्ट में ये तो लिखेंगे नहीं, सॉलिड है, ये लिखेंगे Mg2+ AQ डिवाइड बाय की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय Mg तो लिखोगे नहीं, सॉलिड है, तो रिएक्टेंट में से Cu2+ इक्वल्स ऊपर प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन। तो QC हो गया मेरा ये रहा Mg2+ की कंसंट्रेशन ऊपर और Cu2+ की कंसंट्रेशन नीचे। ठीक है जी, ये मेरा QC हो गया। N पता करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन आपने काटे हैं यहाँ पर दो ही गेन हुए हैं, 2 ही लॉस। यहाँ भी देख लिया Mg से Mg2+, 2 लॉस 2 गेन, तो ये आ गया आपका 2। अब ये रही E0 सेल की बात। तो E0 सेल जो है, इस पे बॉक्स बना लीजिए 1 मिनट। E0 सेल कैसे निकलेगा, ये वैल्यूज उसने दी नहीं है क्वेश्चन में, मैंने टेबल से ली है, आपको भी लेनी पड़ेगी और पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो देगा। इसमें एनसीईआरटी में नहीं दी थी, उसने ये सोच लिया था कि बच्चा टेबल से देख लेगा, मैंने देख लिया टेबल से। अब ये बताइए कि कैथोड कौन है, कैथोड जिसका रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, कॉपर का, ये है ना रिडक्शन, गेन हो रहा है, और ये ऑक्सीडेशन लॉस। तो ये कॉपर कैथोड है, तो कैथोड वाली वैल्यू आगे 0.34 वोल्ट, माइनस एनोड वाली पीछे माइनस माइनस प्लस 2.37 वोल्ट। पहले इससे सॉल्व करना है, बाद में इसमें से इससे माइनस करना है। ऐसा ना हो कि ये माइनस हो जाए और फिर तुम इसमें मल्टीप्लाई करो। ध्यान से सुन लो, पहले इस हिस्से को सॉल्व कर लेना है, बाद में इसे माइनस करना है। ये E0 सेल निकल गया, E0 निकल गया, और ये आपका जो भी था पोर्शन। Mg2+ की जगह क्या डालना है, ये रही 0.001 कंसंट्रेशन। कॉपर आयन की जगह कॉपर आयन की कंसंट्रेशन 0.001, सेम ही तो है दोनों की कंसंट्रेशन, ये तो 1 आ जाएगा बल्कि कट के, अगर ये सेम है तो। अब यहां आ जाइए, पहले रिएक्शन लिखिए, वही लिख लीजिए पहले, E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बाय n log QC। अब क्या चाहिए आपको, log QC चाहिए, ठीक है। रिएक्शन लिखिए, Fe से Fe2+ बन रहा है, ये तो हो गया एनोड, लिख लीजिए यहाँ एनोड या ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन वाला हिस्सा एनोड होता है। Fe से Fe2+ बन रहा है एनोड, और हाइड्रोजन वाली में H+ से E- हाफ H2 बन रहा है, ये रहा। ये इससे अच्छा आप इसे पूरा H2 रहने दीजिए, यहाँ 2 लगाइए, तो 2H+ के साथ यहाँ इलेक्ट्रॉन भी 2 आएंगे, 2 गेन करेगा ना, एक H+ 1 गेन करता है तो 1 H बनता है। अब ये H2 है तो 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन इक्वल है, ऐड कर दीजिए Fe प्लस 2H+ एरो Fe2+ इक्वल्स प्लस H2 गैस, ठीक है ना। ये सॉलिड है, तो क्या क्या लिखते हैं QC में, QC में गैस भी लिखते हैं, तो H2 गैस लिखिए। गैस का प्रेशर 1 बार है, Fe2+ की कंसंट्रेशन H+ का स्क्वायर, H+ इक्वल्स का स्क्वायर। अब देखिए, ये QC यहां डालिए, यहां ये रहा QC, H2 गैस, Fe2+ AQ और डिवाइड बाय H+ एक्वस H+ की कंसंट्रेशन। अब H+ की कंसंट्रेशन तो 1 मोलर है और प्रेशर 1 बार है, तो ये देखिए कि ये जो H+ है, ये तो मैं 1 मोलर डाल दूंगा यहाँ, 1 मोलर, ये तो वैल्यू हो गई 1 मोलर, और Fe2+ की कंसंट्रेशन 10⁻³ के करीब हो गई है। H2 का प्रेशर लिखना पड़ेगा 1 बार, तो प्रेशर 1 बार है तो नहीं लिखो इसे, क्योंकि 1 को सॉल्व करना, लॉग के अंदर 1 का तो कोई 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, समझ गए आप। तो 1 है क्योंकि है, लेकिन अगर प्रेशर कुछ और होता तो यहाँ लिखना पड़ता और उसे भी सॉल्व करना पड़ता, जैसे कंसंट्रेशन के साथ ही प्रेशर आ जाता। E0 सेल, चलिए E0 सेल पर बात कर लेते हैं। अब
कौन है और रिडक्शन किसका हुआ है? रिडक्शन हुआ है किसका? रिडक्शन हुआ है आपका H प्लस का। तो ये रहा वैल्यू 0.00 वोल्ट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है ना हाइड्रोजन का, याद है ना? ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 0.44 वोल्ट। अब ये आपका इलेक्ट्रोड हो गया। पहले इसे सॉल्व कर लेना है इतने पार्ट को, उसके बाद ही आगे चलना है, ठीक है जी। अब इसके बाकी के 2 पार्ट में अभी बता देता हूँ। अब ये बाकी के बच्चे 2 पार्ट हैं उसी के ही एक्सरसाइज के 3.5 के। इसमें सेम पहले हम रिएक्शन लिखेंगे। Sn से बन रहा है Sn2+। सॉलिड और एक्वस का ध्यान रखना, ये एक्वस है। वैसे जिस पे चार्ज नहीं है, जिस मेटल पे चार्ज ना हो वो सॉलिड ही है 99%। 2 इलेक्ट्रॉन और H+ से बन रहा है H2। तो H+ से H2 बनने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा ना, ये गेन हो रहा है। वैसे भी इस साइड इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं और इस साइड देने वाले। 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 क्यों कर दिया? ताकि यहाँ 2 हाइड्रोजन लिख सकें। बैलेंस है ये, देखिए पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। Sn सॉलिड प्लस 2H+ एरो Sn2+ प्लस H2 गैस, Sn2+ AQ, H2 गैस, जो भी है गैस लिख लीजिए। QC लिखिए इसका। गैस का प्रेशर लिखेंगे आप ऊपर, मल्टीप्लाई Sn2+ एक्वस और डिवाइड बाय H+ का स्क्वायर। कैसे लिखा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई करके ऊपर, रिएक्टेंट के नीचे। हालांकि ये इसकी जगह प्रेशर लिख देना है। अब QC की वैल्यू को इधर डालना है। ई सेल, अब बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना है, पहले E0 सेल। E0 निकालने के लिए हाई वाले में से लो, ये लो हो गया ना क्योंकि ये माइनस में, तो 0 माइनस 0.14, तो ये प्लस हो गया। तो ये तो हो गया E0 सेल माइनस 0.059 बाय, जितने कट रहे हैं इलेक्ट्रॉन उतने ही लिखने, 2 लॉग। अब इक्वेशन लिख दीजिए यहाँ। H2 का तो प्रेशर 1 बार है तो 1 लिख कर तो यहाँ कुछ होगा नहीं। H+ की कंसंट्रेशन लिख दीजिए और Sn2+ की, Sn2+ की लिखनी पड़ेगी, तो ये 2 उतार लेते हैं, Sn2+ और H+ का स्क्वायर लीजिए। यहाँ Sn2 की वैल्यू डालनी है, यहाँ H+ की, और ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ एक थोड़ी सी टिपिकल रिएक्शन है, Br- से Br2 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, Br- से Br2। चलिए बताइए, इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, गेन -1 चार्ज था पहले, -1 और अब 0 है, तो मतलब चार्ज बढ़ा है ना, बढ़ गया। -1 छोटी संख्या है, 0 बड़ी, चार्ज बढ़ा है, तो जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था ब्रोमीन ने वो दे दिया। ये 2 Br है तो 2 ब्रोमीनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो टोटल 2। तो ये तो हो गया आपका रिएक्शन। और H+ से H2 तो कोई भी लिख ही देगा, 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो H2। दोनों को जोड़ लीजिए रिएक्शंस को, 2Br- AQ प्लस 2H+ AQ एरो Br2 लिक्विड है, इसकी कंसंट्रेशन नहीं लिखेंगे। H2 गैस, इसका प्रेशर लिखना होता है गैस का, जो कि एक ही बार है तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। QC, अब ऊपर लिखिए H2 गैस, जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि प्रेशर 1 बार है, डिवाइड बाय Br- का स्क्वायर मल्टीप्लाई H+। रिएक्टेंट नीचे आते हैं ना, अब ये भी हटा दीजिए तो ये 1 ही रह गया बस, क्योंकि ये तो प्रेशर तो H2 का 1 ही था, ऊपर प्रेशर लिखते हैं H2 का। अब वही E सेल, E0 सेल निकालेंगे इनकी मदद से। ये तो खुद ही ले लेना है 0, ये टेबल में से लिया है। वैल्यू हाई कौन सी है? ये वाली, हाई में से लो माइनस करना है। 1.09 माइनस 0, ये तो निकल गया E0 सेल। अब ये 0.059, इलेक्ट्रॉन कितने कट रहे हैं? 2, तो यहाँ 2 लिखिए लॉग। अब ये उतार दीजिए 1 अपॉन में Br-
का स्क्वायर मल्टीप्लाई H प्लस का स्क्वायर। तो बी आर माइनस और H प्लस डाल दीजिए, क्या दिक्कत है। बी आर माइनस की कंसंट्रेशन ये रही, H प्लस की कंसंट्रेशन ये रही। चलिए